नमस्कार साथियों, आप सभी का एआर क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आज की इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विचारों का प्रसार, प्रभाव किस प्रकार बढ़ा, वियना सम्मेलन क्या है, तो आइए हम इसे विस्तार से देखते हैं। तो साथियों सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो साथियों राष्ट्रवाद जो है एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा है। इस विचारधारा का उदय यूरोप में पुनर्जागरण के दौर में हुआ, क्योंकि पुनर्जागरण के दौर में बहुत सारी विचारधाराएं सामने आ रही थी जो यूरोप की राजनीतिक दिशा और दशा को बदलने का काम कर रही थी। उसी में से एक था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद विचारधारा इस बात पर आधारित है कि किसी खास सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में बहुत सारी समानता पाई जाती है। तो उन्हीं समानताओं के आधार पर उनमें एकता की भावना होती है और उसी एकता की भावना के बल पर एक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए जो उस खास सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिवेश से आते हैं। तो यानी राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक राष्ट्र के प्रति लगाव जो सामाजिक समानताओं पर आधारित हो, सांस्कृतिक समानताओं या एकरूपता पर आधारित हो, या किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के संबंधों पर आधारित हो। तो आइए हम इसे विस्तार से देखते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना का यूरोप में कैसे प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो फ्रांस की क्रांति की थी। आपको याद होगा कि फ्रांस की क्रांति जो थी 1789 में हुई थी और इस क्रांति के द्वारा पहली बार आम जनता को व्यापक पैमाने पे अपनी शक्ति का एहसास हुआ कि वो अपनी ताकत के बल पे, अपनी क्रांतियों के बल पे हमेशा के लिए राज्य सत्ता को नष्ट कर सकती है और उसके जगह पर एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था, एक गणतंत्र ला सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्रांस की क्रांति ने पहली बार जनता को राजनीति में सीधे भागीदारी का मौका दिया। यानी अभिजात वर्गीय जो राजनीति का अभिजात वर्गीय चरित्र था उसे निकाल करके सड़क और आम लोगों के लिए राजनीति खुले बहस की विषय हो गई। जैसा कि आप देखते होंगे कि किसी भी देश में जब राजनीति होती है या जो सत्ता होता है उसे चलाने वाले हमेशा समाज के उच्च वर्ग यानी कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग के लोग होते हैं। वही राजनीति को चलाते हैं, उन्हीं वही राजनीति में क्या होगा नहीं होगा डिसाइड करते हैं। लेकिन फ्रांस क्रांति के द्वारा पहली बार आम जनता का सीधा हस्तक्षेप राजनीति में हुआ और इसके द्वारा जो है वहां पे लुई 16वें के शासन की समाप्ति हो गई और बुर्बो राजवंश का शासन भी खत्म हो गया। तो उसके बाद जो होता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की राजनीति में एक समय तक अराजकता का दौर रहता है। उसके बाद एक चेहरा उभर के आता है, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था शुरुआत में काउंसिल के रूप में कार्य करता है। तत्पश्चात वह 1804 से लेकर के 1815 तक फ्रांस का वो लीडर रहता है, फ्रांस का सम्राट होता है और उसी के नेतृत्व में फ्रांस में राजनीतिक गतिविधि और सत्ता संचालित होती है। तो हमने देखा कि फ्रांस क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस में एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में उभर के आता है और हम देखते हैं कि नेपोलियन जो बोनापार्ट था एक लड़ाकू योद्धा, एक शानदार सेनापति था। इसलिए जब वो फ्रांस का सम्राट बना, फ्रांस का जब वो सब सर्वोच्च नेता बना, तो उसने अपने विजय अभियानों के द्वारा पूरे यूरोप पर फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की, जिसके कारण जो है राष्ट्रवाद की भावना को काफी बल मिला। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सबसे पहले फ्रांस क्रांति, तत्पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट का जो विजय अभियान था यानी जो युद्ध अभियान थे उसके द्वारा राष्ट्रवाद की भावनाओं का काफी विकास हुआ। एक कैसे हुआ आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो यूरोप के जो देश थे जैसे इटली और जर्मनी छोटे छोटे भूभागों में बटे हुए थे, लेकिन उनके बीच सामाजिक और सांस्कृतिक एकरूपता तो थी क्योंकि वो एक ही सामाजिक सिस्टम से आते थे, एक ही संस्कृति से आते थे, लेकिन उनके बीच भौगोलिक और राजनीतिक विविधता बहुत थी क्योंकि वो छोटे छोटे राज्यों में बटे थे जहां पे अलग अलग तरह की राजनीतिक सीमाएं थी, जिस कारण उनमें एकता नहीं बन पा रही थी, राष्ट्रवाद की भावनाओं का विकास नहीं हो रहा था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने जब विजय अभियानों की शुरुआत की तो उसने इन छोटे छोटे राज्यों को जीता और इन राज्यों को जीत करके इन्हें बड़े बड़े प्रशासनिक इकाइयों में बांटा, क्योंकि बड़े बड़े प्रशासनिक इकाइयों में अगर इन्हें नहीं बांटा जाता तो वहां सरकार चला पाना,
वहां पे प्रशासन चला पाना आसान नहीं होता। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन क्षेत्रों को जीता उन्हें बड़े बड़े भूभाग या राजनीतिक इकाई में बांट दिया, जिसकी वजह से वहां प्रशासन चलाना आसान हो। लेकिन इसका फायदा इटली और जर्मनी के लोगों को भी हुआ, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ बगैर सीमा के जुड़ने का मौका मिला, जिस कारण उनमें राजनीतिक जो है एकरूपता बढ़ी, राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और राष्ट्रवाद की भावनाओं का बीजारोपण हुआ। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि वाटरलू की एक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जो है नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है और उसे कैद करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद वहां पर उसकी 1821 में मृत्यु हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जो व्यवस्था यूरोप में पैदा की थी 1804 से 15 के बीच में, और व्यवस्था 1815 में ध्वस्त हो जाती है। यानी उसके जो भी काम किए हुए थे सारे काम जो थे उसे अब खत्म करने की एक प्रक्रिया शुरू होती है। और ये प्रक्रिया जो होती है पुरातन पंथी ताकतों द्वारा शुरू की जाती है। किन ताकतों द्वारा? पुरातन पंथी, यानी ऐसी ताकतें जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने में विश्वास करती हैं। तो आइए हम इनको समझते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की बनाई व्यवस्थाओं को किस प्रकार खत्म किया गया। तो इसके समझने के लिए हमें वियना सम्मेलन को समझना होगा। साथियों, वियना सम्मेलन जो था 1815 में हुआ था। तो 1815 में जो है वियना सम्मेलन हुआ। तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, और जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ तो ऑस्ट्रिया जो है एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत के रूप में उभर के आया। और उस समय ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसका नाम था मेटरनिक। तो मेटरनिक ने देखा कि अब नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांस की क्रांति द्वारा जो उपजी व्यवस्था थी वो अब नष्ट करने का समय आ गया है, और उसके जगह पे पुरातनपंथी व्यवस्था यानी जो पहले से चली आ रही व्यवस्था है, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने और उसे सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। तो इसलिए उसने यूरोप की जो पुरातनपंथी ताकतें थी, राजतंत्रात्मक ताकतें थी, उनको वियना में आमंत्रित किया। यह 1815 में हुआ, इसलिए इसे वियना सम्मेलन कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि वियना सम्मेलन का जो आयोजन था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, और वह एक प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक था। ठीक, तो यहाँ पे हमें प्रतिक्रियावादी ताकत का मतलब समझना बहुत जरूरी है। प्रतिक्रियावादी ताकत या प्रतिक्रियावादी शासक उन व्यक्तियों कहा जाता है जो परिवर्तन के खिलाफ हैं, यानी वो नवीन व्यवस्था नए चीजों के खिलाफ है, पुरानी चीजों को ही बनाए रखने के पक्ष में, उन्हें प्रतिक्रियावादी शासक कहा जाता है। तो जो मेटरनिक था वह एक प्रतिक्रियावादी शासक था, यानी पुरानी व्यवस्थाओं को बनाए रखने का पक्षधर था। तो वियना सम्मेलन का आयोजन उसी के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया जाता है। कब? 1815 में। और इसमें जो शामिल देश थे उनमें था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। तो आप याद रखेंगे कि वियना सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। और इन देशों ने तय किया कि यूरोप में पुरातनपंथी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाएगा। यानी वियना सम्मेलन का जो नतीजा था वो दो तरह के थे। यानी वियना सम्मेलन में दो प्रमुख निर्णय लिए गए। पहला कि पुरातनपंथी व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। दूसरा, वहां पे जो राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ है उसे पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। तो आइए इन्हें हम विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि वियना सम्मेलन के जो नतीजे थे उसके तहत पहला काम क्या किया गया? पुरातनपंथी व्यवस्था की स्थापना। पुरातनपंथी व्यवस्था की स्थापना। दूसरा काम किया गया कि राष्ट्रवादी भावनाओं को नष्ट करने का प्रयास, राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने का कार्य, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का काम या कुचलने का काम। तो पहले के तहत ये की गई कि जैसे हम आपको याद होगा कि फ्रांस की राज्य क्रांति के दौरान फ्रांस में जो है राजतंत्र यानी बुर्बो राजवंश के शासन को खत्म कर दिया गया था। उसके जगह पे नेपोलियन बोनापार्ट, उससे पहले मैक्सिमिलियन रॉबespierre का शासन रहा। तो इन लोगों ने तय किया कि हम फ्रांस में फिर से राजवंश की पुनर्स्थापना करेंगे। इसके तहत क्या हुआ कि फ्रांस में जो है बुर्बो राजवंश के शासन की पुनर्स्थापना हुई और लुई 18वां को राजा बनाया गया। किसको राजा बनाया गया? लुई
18वां को, लुई 18वां को राजा बनाया गया। तो आप याद रखेंगे कि वियना सम्मेलन का जो पहला नतीजा था पुरातन पंथी व्यवस्था की स्थापना, जिसके द्वारा लुई 18वां को राजा बनाया गया, यानी बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना फ्रांस के अंदर की गई। दूसरा था राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का काम। जैसे आपको अभी बताया गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट के विजय अभियानों के द्वारा इटली में, जर्मनी में और यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं का बहुत तेजी से विकास हुआ था, क्योंकि उन्हें एक बड़े राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का मौका मिला था। तो इन लोगों ने तय किया कि हम फिर से राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलेंगे, और इटली और इसके लिए जरूरी था कि इटली एवं जर्मनी का फिर से विभाजन कर दिया जाए, यानी इटली एवं जर्मनी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। तो इसके लिए क्या जरूरत था साथियों? इटली एवं जर्मनी का विभाजन, यानी उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इटली का विभाजन किस प्रकार हुआ। तो इटली के जो प्रदेश थे अलग अलग राजवंशों को दे दिए गए। इनमें जैसे सिसिली और नेपल्स जो हैं, जो सिसिली और नेपल्स के जो इलाके हैं वो बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। सिसिली और नेपल्स के जो इलाके हैं किसको दे दिए गए? बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को, बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को। इसके अलावा रोम का जो इलाका था और उसके आसपास के जो इलाके तो किसके दे दिए गए? पोप को दे दिए गए। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं परमा, मोडेना एवं टस्कनी का जो इलाका है वो जो है हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे सिसिली और नेपल्स के इलाके बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया जाता है। रोम का इलाका पोप को सौंप दिया जाता है। परमा, मोडेना, टस्कनी का इलाका हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया जाता है। इसी तरह जेनेवा और सार्डिनिया का जो इलाका है उसको पिडमाउंट को सौंप कर सार्डिनिया पिडमाउंट नामक राज्य का गठन कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि इटली को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसी तरह जर्मनी को भी 39 रियासतों में बांट दिया जाता है। कितने? 39 रियासतों में बांट दिया जाता है, ताकि इनके बीच राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय नहीं हो सके। आगे हम जो है देखेंगे कि फ्रांस में किस प्रकार क्रांति होती है, इन सबको आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि फ्रांस में किस प्रकार जो है वियना व्यवस्था के द्वारा बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, वियना सम्मेलन के तहत तय किया गया था कि यूरोप में राजतंत्रात्मक व्यवस्था यानी पुरातन पंथी व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया। उसी की प्रक्रिया के तहत बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई, क्योंकि बुर्बो राजवंश को इससे पहले 1789 क्रांति के द्वारा जनता ने उखाड़ फेंका था। जब बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई तो एक व्यक्ति शासक बनकर के आता है, उसका नाम था लुई 18वां। तो यहाँ पे हमें देखना है, जरूरी है कि लुई 18वां जो था वह एक बहुत ही उदारवादी किस्म का जनता की इच्छाओं के साथ चलने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसने देखा था कि फ्रांस की क्रांति के द्वारा किस प्रकार उसके पूर्वजों का, उसके वंश के शासन की समाप्ति हुई थी। जनता ने किस प्रकार उनके खिलाफ विद्रोह किया था, तो वो जनता की ताकत को समझता था। वह जो है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में मानता था, क्योंकि वो मानता था कि अगर जनता के खिलाफ हम गए तो जनता फिर से हम उखाड़ फेंकेगी। इसलिए उसने जनता के हिसाब से शासन करने का फैसला किया। यहाँ हम एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ जो इसके नाम के जो आगे लगा हुआ है लुई शब्द, वह जो फ्रांस में शासक वर्ग होता है, यानी जो भी व्यक्ति शासक बनते हैं उसके नाम के आगे लुई लगता है, इसीलिए लुई 18वां था। यानी शासक के दृष्टिकोण से यह कितने नंबर का शासक था? 18वें नंबर का। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जैसे भारत में शासक को राजा कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है या सम्राट कहा जाता है, उसी प्रकार फ्रांस में शासक को लुई कहा जाता है। और ये शासक जो था 18वें नंबर का शासक था। तो इसने उन तमाम चीजों को समझा था, इसलिए इसने जनता के साथ मिलकर, जनता के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करके शासन करने का फैसला किया। इसीलिए इसने जो है 2 जून 1814 को एक कानून लाया जिसे हम कहते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी ऐसी व्यवस्था जहां पे सभी नागरिक बराबर होंगे, कोई कुलीन नहीं होगा, कोई जो है प्रजा नहीं होगा, यानी सभी लोग बराबर होंगे। अगर आपको फ्रांस क्रांति के दौरान याद होगा तो फ्रांस की क्रांति के एक जो बड़ा कारण था वह था समाज का 3 स्टेटस यानी 3 वर्गों में बटा होना। जैसे एक वर्ग कुलीन वर्ग था, जिसमें कुलीन वर्ग में आते थे पादरी, सेना के लोग,
तमाम लोग आते थे। बाकी तीसरी जो स्टेटस था उसमें 90% आम लोग जैसे छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर आते थे। तो इन लोगों ने वहां पे विद्रोह करके बोर्बो राजवंश को खत्म किया था। तो इसीलिए उसने क्या किया, 2 जून 1814 को समान नागरिक संहिता लाया, यानी सभी नागरिक बराबर हैं। तो इसलिए इसके शासन में कोई दिक्कत नहीं हुई, इसका शासन अच्छे से चलता रहा। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम था चार्ल्स 10। ठीक है, चार्ल्स 10। तो आप याद रखेंगे कि लुई 18वां के बाद जो अगला शासक बनता उसका नाम था चार्ल्स 10। इसी के शासनकाल में जो है क्रांति होती है, हम जिसे कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। तो हम अब देखते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या थी, इसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको याद होगा कि जो जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के दौरान जो फ्रांस का शासक था उसका नाम था चार्ल्स 10, और इसका जो प्रधानमंत्री था वह था पोलिग्नेक। तो आप याद रखेंगे कि 1830 की क्रांति के दौरान जो शासक था उसका नाम था चार्ल्स 10, और उसका प्रधानमंत्री जो था उसका नाम था पोलिग्नेक। तो आइए हम देखते हैं। चार्ल्स 10 जो था एक निरंकुश प्रवृत्ति का और प्रतिक्रियावादी शासक है। निरंकुश ऐसे व्यक्ति कहा जाता है जिसपे कोई अंकुश नहीं, यानी जिसपे कोई रोकथाम नहीं हो, वो मनमर्जी किस्म का आदमी हो, जो निर्णय लेना चाहे वो ले सकता था। दूसरा, ये प्रतिक्रियावादी भी था, यानी फ्रांस की समाज में जो परिवर्तन आया था उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहता था। अभी भी ये राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे, मानता था कि राजा जो है पृथ्वी में ईश्वर का स्वरूप है और उसे जो करने की इच्छा है वो कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इसके शासनकाल के दौरान 1830 में फ्रांस की जनता बगावत कर देती है और क्रांति होता है। ठीक, तो आप याद रखेंगे चार्ल्स 10 जो था एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसी तरह इसका प्रधानमंत्री भी जो था वह भी प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। तो आइए हम देखते हैं। तो हमने अभी जैसे लुई 18वें के बारे में बात की कि लुई 18वां ने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और समान नागरिक संहिता लाया, यानी उसे इस बात को महसूस किया कि अब अभिजात वर्ग यानी अमीरों के बल पे, समाज के जो पादरी हैं या जमींदार, इनके बल पे शासन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए उसने क्या किया, समान नागरिक संहिता लाया। लेकिन चार्ल्स 10 ने इस बात को भूल गया। उसे लगता था कि वो पादरियों के बल पे, समाज के अमीर वर्गों या कुलीन वर्ग के बल पे शासन को चला सकता है। इसलिए उसने पोलिग्नेक जैसे प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। और इस व्यक्ति ने क्या किया कि जब वह प्रधानमंत्री बनता है तो समान नागरिक संहिता के स्थान पर जो है अभिजात वर्ग के लिए विशेष कानून बनाता है। अभिजात वर्ग के लिए विशेष कानून बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आम जनता थी, जिनमें उदारवादी ताकतें थी, प्रतिनिधि सदन के लोग थे, उन लोगों ने समझा कि यह जो है फ्रांस की क्रांति की जो कल्पना थी, फ्रांस में जो व्यवस्था बनाने का स्वप्न था, उसके खिलाफ यह निर्णय, इसीलिए इसका बहुत तेजी से विरोध होने लगा। इसलिए इसने विरोधों को दबाने का प्रयास किया। जो लोकतांत्रिक ताकतें थी, जो लोकतांत्रिक आवाजें थी, उनको कुचलने का प्रयास किया, जिसके कारण पूरे फ्रांस में स्थिति बिगड़ती चली गई। और इसी कारण 25 जुलाई जो है 1830 को इसने क्या किया कि एक अध्यादेश लाया, एक यानी एक जो है कानून बनाता है, जिसके द्वारा इसने प्रतिनिधि सदन और उदारवादियों का गला घोटने का प्रयास किया, यानी उन्हें खत्म कर देने का प्रयास किया, जिसके कारण जो उदारवादी ताकतें थी, जो प्रतिनिधि सदन के लोग थे, उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। कब? 28 जुलाई 1830 को। और इस दौरान फ्रांस में गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जिस कारण चार्ल्स 10 को इस्तीफा देना पड़ता है और वो इस्तीफा देकर के इंग्लैंड भाग जाता है। तो आप याद रखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के समय शासक जो था चार्ल्स 10 था, प्रधानमंत्री पोलिग्नेक था, और यह लोग अभी भी मानते थे कि अभिजात वर्ग के मदद से शासन किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने जो है समान नागरिक संहिता के बदौलत अभिजात वर्ग के लिए विशेष कानून बनाया, उन्हें संरक्षण देने का प्रयास किया, जिसे आम जनता ने, वहां की उदारवादी ताकतों ने अपने विरोध समझा और इसलिए उनके खिलाफ 28 जुलाई 1830 को विद्रोह कर दिया। इसीलिए इसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। और इस क्रांति के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए चार्ल्स 10 और बोर्बो राजवंश के शासन की समाप्ति हो गई। और इस क्रांति के बाद फ्रांस में एक नए व्यक्ति के शासक की शुरुआत होती है, जिसका नाम था लुई फिलिप। और यह जो व्यक्ति था वह आर्लेन्स वंश का शासक था। किस वंश का?
आर्लेन्स वंश का।